नमस्कार दर्शकों, रायपुर दूरदर्शन केंद्र का प्रादेशिक समाचार एकांश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज का ये विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताने के लिए, और इन उपलब्धियों पर बातचीत करने के लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हमारे साथ उपस्थित हैं। भूपेश बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले दूरदर्शन परिवार की ओर से आपको इस 2 साल की उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और पूरा 2 साल उपलब्धियों से भरा पड़ा हुआ है, और इन्हीं उपलब्धियों के बीच में मैं सबसे पहले पर्सनली आपसे ये जानना चाहूँगा, कौन सी ऐसी उपलब्धि है जिसे आप सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं, जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में ये प्रदेश धान का कटोरा कहलाता है जी। और किसानों के चेहरे में जो खुशी है, जो चमक है जी। वो दिल को सुकून देता है जी। तो इस बीच में जो हम लोगों ने जो काम किया, जहाँ ऋण माफ़ी भी किया, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की, और इन वर्षों में आपने देखा होगा कि कभी पिछले सरकारों में 70 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी किया नहीं गया। जी। जी। पहले साल ही हम 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे, दूसरे साल 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे। अब वो आंकड़ा 85 और 90 लाख मीट्रिक टन के आसपास जाएगा। तो लगातार कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है, सरकारी खरीदी में भी वृद्धि हो रही है, उसका लाभ अब ज़्यादा किसानों को मिल रहा है। उसी प्रकार से हमारे जो वनवासी हैं, जंगल में जो रहते हैं, आदिवासी हैं, परंपरागत रूप से निवासी हैं, जो लघु अनुपज खरीदे, फॉरेस्ट राइट एक्ट से उनको पट्टा दिए, लघु अनुपज की कीमत हम लोगों ने बढ़ाया, उसकी संख्या भी बढ़ाई, तो इससे जो हमारे आदिवासी हैं उनके क्रय शक्ति बढ़ी, किसानों की क्रय शक्ति बढ़ी, मजदूरों की क्रय शक्ति बढ़ी, उनको भी हम लोगों ने काम दिया। तो कुल मिला के ये है कि इससे कारण से पूरे प्रदेश में एक वातावरण बना, और चाहे वो व्यापार हो चाहे उद्योग हो, वो भी फला फूला है। जी। कहा जाता है भूपेश जी की सरकार जो है वो ग्रामीणों की सरकार है, किसानों की सरकार है, आम आदमी की सरकार है। तो सबसे पहले मैं ग्रामीणों की बात पे आता हूँ। कई योजनाएं जो आपने पिछले 2 सालों में शुरू की, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर थी। पहली बार पूरे देश ने, पूरे विश्व ने जाना कि गोबर से भी हम अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दे सकते हैं। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, गांधी जी के 150 वर्षगांठ हमने मनाया। जी। ग्राम स्वराज्य पे लगातार गांधी जी जोर देते थे, और गांव को भारत के आत्मा गांधी जी कहते थे। तो सुराजी गांव हम लोगों ने शुरुआत की, और उसमें गांव में सब कुछ है, और उसको केवल व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। हमारे चाहे तालाब हो, हमारे गौठान है, हमारी खेती है, सबको यदि हम व्यवस्थित कर दें तो हमारा जो गांव है वो सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, और आर्थिक रूप से संपन्न होगा। निश्चित बात है। तो जब गांव आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो शहर अपने आप मजबूत होगा, क्योंकि ग्राहक तो वही है, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों। यही लोग तो शहर के जो दुकानदार हैं उसके ग्राहक हैं। तो हमने लोगों की जेब में पैसा डालने का काम किया। दुनिया भर के अर्थशास्त्री ये कहते हैं, जब मंदी हो तो फिर आम जनता की जेब में पैसा डालना चाहिए, और वो पैसा हमने डाला। और उसी कारण से आप देखिए 2 साल से छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं है। जी। इसमें जैसे कोरोना काल आया, मनरेगा की एक बहुत बड़ी चीज़ थी। जी। मनरेगा में अभी भी हम काफ़ी ऊपर हैं पूरे देश के। यदि आंकड़ों को हम व्यवस्थित करके देखें तो छत्तीसगढ़ सर्वोपरि है। जी। तो ये सब आपने किस तरीके से इन सब चीज़ों को किया, क्योंकि उस दौरान जो बाहर से पलायन करके मजदूर आए उनका भी देखना था, और बच्चों की सबसे बड़ी समस्या थी, उनको भी देखना था। देखिए, कोरोना में लॉकडाउन हुआ जी, लाखों लोग वापस आए अपने घरों को जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी। तो हमने सबसे पहले काम किया कि 35 किलो चावल, 1 महीने के नहीं 3 महीने का राशन, मतलब 1 क्विंटल 5 किलो चावल हर परिवार को हमने मुफ्त में दे दी। जी। तो लोगों को भोजन की तरफ से लोग निश्चिंत हो गए। जिसके कार्ड नहीं बने थे उसका राशन कार्ड बनवा दिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब लोग खाली बैठे हैं, तो ऐसे में हमने मनरेगा शुरू किया। पूरे देश में सबसे पहले मनरेगा हमने शुरू किया, और उससे चलते हुआ कि लोग जब कोरोना से डरे हुए थे, पूरी दुनिया डरी हुई थी,
तब हमारे गांव के लोग, मजदूर लोग अब तालाब में, सड़कों पे काम कर रहे थे। जब आदमी काम में व्यस्त हो जाता है तो दुख भूल जाता है, दुख भूल जाता है। संकट से जो परेशानी होती है उससे दूर हो जाते हैं। तो ये काम हमने आर्थिक रूप से संबल भी हो, दूसरा शारीरिक रूप से मेहनत होते रहेगा तो उससे प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ता है। तो ये दोनों काम हमने किया तो उसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र को मिला है। ये तो एक बहुत अच्छी सोच है कि आप एक ग्रास रूट लेवल पर जाकर सोचते हैं। उसी प्रकार की एक आपकी सोच है, नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी, उसके बारे में देखिए नरवा, क्योंकि वो भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ है। आज पूरी दुनिया जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है। जी हाँ, तो हम और पर्यावरण के लिए लगातार बातें उठती रहती है। तो हम लोगों ने इससे फिर प्रोग्राम बनाया, छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी। जी। तो नाला को, जितने भी नाला है उसको वाटर रिचार्जिंग हमको करना है। और उसको हमने सबसे पहले 1300 नाला के हमने DPR बनाया, उसमें काम शुरू किया जी। और पहले साल ही हमको सूरजपुर जिला और बिलासपुर जिला को प्रथम और द्वितीय पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर हमको मिला है जी। वाटर रिचार्जिंग एक जी। दूसरा, मवेशी के कारण से फसल भी नुकसान हो रहा है, खुले में जो मवेशी घूम रहे हैं, और उससे रोड में एक्सीडेंट भी हो रहा है, लोगों को नुकसान भी हो रहा है। मतलब मवेशी है, कभी लोगों के अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ होता था, मजबूत आधार स्तंभ होता था, लेकिन अब वही बोझ बन गया है, लाइबिलिटी बन गई, लाइबिलिटी बन गई। तो ऐसे में हमने गरवा की योजना बनाई, गांव-गांव में गौठान बनाए, जिसके बारे में अभी उल्लेख कर रहे थे, गोबर खरीदी, गोबर। जी। तो आखिर लोग कैसे पशुपालन करेंगे? जिसके पास डेयरी है, तो डेयरी है तो जो जितने भी दूध उत्पादक मवेशी हैं, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, उस पर सारा लोड आ जाता है जो अनुत्पादक जो मवेशी हैं, अनप्रोडक्टिव जो। हाँ, तो ऐसे में एक नई बात हम लोगों ने सोचा, वो ये था कि गोबर खरीदी की जाए। जी। तो गोबर खरीदी करने से हुआ क्या कि लोग मवेशी के तरफ लोगों को ध्यान गया। जी। गोबर इकट्ठा करना शुरू किए, पैसा मिलना शुरू हो गया। जी। तो उससे फिर गोबर बिना चारा के तो होगा नहीं, तो सबको चारा खिलाना शुरू कर दिए, चाहे वो प्रोडक्टिव हो चाहे नॉन प्रोडक्टिव हो, वो दोनों मवेशी बराबर ध्यान देने लगे। उससे हुआ कि बांध के खिलाना भी शुरू हुआ, गौठान भी हमने मजबूत बनाया। तो जो फसल चराई है उसमें कमी आ गई। जी। जो रोड एक्सीडेंट, सड़कों पे जो जानवर दिखाई देते थे उसमें कमी आ गई। तो ये लगा धीरे धीरे ये स्थिति ये होगी कि फसल चराई जो खुले में जो होता था, रबी के लिए बहुत मुश्किल जाती थी, और रबी के लिए भी, खरीफ के लिए भी। रबी तो होता ही नहीं था। जी हाँ, हाथ मार देते थे खरीफ में। हाँ। तो वो कुछ हद तक बंद हो जाती थी, लेकिन रबी में तो बहुत मुश्किल जाती थी। हाँ, और खरीफ भी मुश्किल हो गया था, बरसाती फसल भी बहुत कठिन हो गया था। तो ये जो गौठान जो योजना लाए, उससे काफ़ी कुछ रुका है, और आने वाले समय में ये और भी इसका लाभ ग्रामीण जनों को मिलेगा, रोड एक्सीडेंट में कमी आएगी। तो ये हमारे गौठान योजना, और उसी से जुड़ा है घुरवा। तो आज अब देखेंगे, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, अब कहीं भी आपको गोबर पड़ा हुआ नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि उससे पैसा मिलता है। तो स्वच्छता भी हो गया, और वो हमारे खाद में कन्वर्ट हो गया। अब वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, तो हम जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये काम से कई फायदे, गोबर खरीदने से कितने सारे फायदे हो। अभी वर्मी कंपोस्ट का आपने रेट भी 10 रुपये बढ़ा दिया, 10 रुपये प्रति किलो। जी। तो उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल गया। जी हाँ। प्रति गौठान में 10 से 20 लोग उसमें लग रहे हैं। जी। तो उन लोगों को बैठे ठाले रोजगार मिल गया। जी। और तीसरा बाड़ी, चौथा बाड़ी। जो बाड़ी की योजना है, आज देखिए पूरा प्रदेश में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, और उसी रेशियो में आप देखेंगे बच्चे हमारे कुपोषित भी हैं। जी हाँ। तो कुपोषण से भी लड़ना है, तो कुपोषण से लड़ना है तो उनको हरी साग सब्जी और फल मिलना चाहिए। तो ये बाड़ी योजना हमने किया, लाखों परिवार इससे जुड़े। जी। और गौठान से भी जुड़े, जो लैंडलेस लोग थे वो शासकीय ज़मीन पे बाड़ी उगाना शुरू कर दिए। तो सब्जी उत्पादन हो गया, ताज़ा सब्जी भी मिल रहा है, और जैविक मिल रहा है, ऑर्गेनिक है वो, उसमें किसी प्रकार के फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं हो रहा है, जो रासायनिक खाद उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो रेट भी तगड़ा मिल रहा है, रेट भी अच्छा मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा जो पर्यावरण के बचाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को सुधारने वाली योजना है।
एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है दोनों सारी चीज़। चीज़ें। अच्छा बघेल साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इस बीच में जो हमारी एक योजना थी आपकी, उसकी बहुत पूछ परख, केंद्र तक पूछ परख हुई, राजीव न्याय योजना जी, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये भी किसानों से जुड़ा मुद्दा है और इसको भी केंद्र सरकार ने पूछा है कि इस योजना के बारे में हमें बताइए, तो निश्चित रूप से इसका श्रेय तो आपको ही जाता है। पिछले समय जब हम लोग चुनाव में थे तब किसानों से हमने वादा किया था कि 25 रुपये हम खरीदी करेंगे। जी हाँ। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि जो राज्य यदि अपने किसानों को बोनस देगी जी तो उस राज्य से एफसीआई चावल गेहूं नहीं खरीदी करेगी। जी उससे हम लोग बंध गए, जी तो समर्थन मूल्य में खरीदी शुरू किए। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि वो किसान 2 फसल ले, 3 फसल ले, और बरसात में धान के अलावा कोई दूसरा फसल नहीं ले सकता। तो उसी यदि अर्थव्यवस्था को संभाले रखना है और आगे बढ़ाना है, देश और दुनिया के सामने हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी खड़े हों, तो उसके लिए ज़रूरी है उसकी अर्थव्यवस्था सुधारी जाए। तो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की, जिसमें 10,000 रुपये प्रति एकड़, चाहे धान उत्पादक हो, गन्ना उत्पादक हो, चाहे मक्का उत्पादक हो, बल्कि गन्ना उत्पादक को इस साल 13,000 रुपये प्रति एकड़ दिया। जी हाँ जी तो उसका लाभ मिला, तो उसे अर्थव्यवस्था सुधरा है जी और उसकी क्रय शक्ति बढ़ी है, तो संपन्नता किसानों में आई। जी। एक चीज़ है कि यदि हमें अब प्रदेश की समग्र अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो ठीक है, लेकिन जब तक औद्योगिकीकरण नहीं होगा, उद्योग हमारे प्रदेश में नहीं आएंगे, नए नए उद्योग नहीं लगेंगे, तो वो एक कहीं कमी रह जाएगी। तो उसके लिए आपने पिछले 2 साल में क्या क्या उपाय किए हैं कि ज़्यादा उद्योग भी आकर्षित हों, प्लस हमारे जो रिसोर्सेज हैं, रिच मिनरल रिसोर्सेज, उनका भी हम भरपूर उपयोग कर सकें? देखिए, हमने जो काम किया कि जो औद्योगिक नीति 2019, जी इसमें सारे उद्योगपतियों से, साथियों से, जो उस क्षेत्र से जुड़े हैं, सबसे चर्चा करके उद्योग नीति बनाई। और उद्योग नीति इतनी अच्छी बन पड़ी कि लोग अपने आप आकर्षित हो रहे हैं। हमको एमयू करने के लिए विदेश जाना नहीं पड़ रहा है, हमको किसी शहर में जाकर रोड शो करना नहीं पड़ रहा है, इन्वेस्टर मीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। हमारी नीति ही ऐसी है कि वो अपने आप प्रचारित हो रहा है। और इसी कारण से देखेंगे कि 103 से अधिक हमारे एमयू हो चुके हैं और 42,000 करोड़ से भी अधिक राशि अब इन्वेस्ट होने वाले हैं जी। तो ये नीति के कारण से लोग आकर्षित हो रहे हैं। और जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके छोड़कर भी उन जिलों में लोग, हम लोगों ने ध्यान दिया जहाँ औद्योगिकरण नहीं हुआ है, उनको हमने चिन्हांकित किया और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 50% से लेकर 150% तक के सब्सिडी हमने दी। तो उसके कारण से लोग आकर्षित हो रहे हैं। अब जमीन खोज रहे हैं कि कहाँ हमको उद्योग लगाना, कहाँ हम उद्योग लगाएं। तो हम जहाँ कृषि क्षेत्र को भी देख रहे हैं, तो वहीं औद्योगिक भी क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं और इसे उद्योग जगत में एक ज़बरदस्त हलचल है छत्तीसगढ़ के मुद्दे को लेकर। इन सब चीज़ों की बात हुई, तो जैसे क्षेत्र की आपने बात की, तो क्षेत्र की बात के साथ एक हमारी जो प्रदेश की एक बहुत समस्या है, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, माओवाद की समस्या। पुरानी जितनी सरकारें थी, सबने अपनी अपनी स्ट्रेटजीज़ अपनाई हैं, उनके अनुसार से उन्होंने बातचीत की, जो भी उनकी स्ट्रेटजीज़ है। आपकी इस विषय को लेकर, माओवाद की समस्या को लेकर क्या रणनीति है मोटा मोटी तौर पर, और प्लस क्या आप उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं, किस शर्त पर बातचीत के लिए तैयार हैं? जब मैंने सत्ता संभाली जी, तो मैंने पूछा कि नक्सल नीति क्या है सरकार की। जी, तो उनके पास कोई नीति नहीं जी, फोर्स डिप्लॉय करना है और जो नक्सली देखे उसको मारना है जी, या गिरफ्तार करना, सरेंडर कराना। जी। मैं बोला ये तो कोई बात हुई नहीं। जी। फिर हमने एक पॉलिसी बनाई और उसका नाम दिया विश्वास, विकास और सुरक्षा। जी। 3 शब्द के हैं। जी। तो सबसे पहली बात है कि जो उस क्षेत्र में प्रभावित लोग हैं, चाहे आदिवासी उससे प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं, पत्रकार प्रभावित हो रहे हैं, उन सबसे चर्चा करो। और हमने चर्चा की। तो सबसे पहली बात है कि उनको विश्वास में लेना है। विश्वास में लेने के लिए सबसे पहले लोहांडीगुड़ा की ज़मीन हमने वापस की, 4,000 प्रति माना बोरा तेंदुपत्ता तक किया, उसकी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। सुकमा जैसे जिला में 105 स्कूल हमने शुरू की जो 13-13 साल से बंद थे, उनको शुरू किए। उनके स्वास्थ्य के लिए हमने काम किया। तो लोगों को लगा कि ये सरकार तो हमारी सरकार है, हमारी चिंता कर रही है। एक विश्वास जगा, एक विश्वास। जी। दूसरा ये है कि आदिवासी भोले भाले हैं, उनको आप नक्सली बता के गिरफ्तारी, हाँ, उन्हें आप जो समझाइए वो समझ जाते हैं, है ना। जी। तो
हम लोगों ने उसका विश्वास जीतने की कोशिश जी की। जी फिर विकास के लिए भी जो सारे कवायद है हमने किया। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना चलाया, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की जी और उनकी जो आवश्यकता है उसके लिए उसके हिसाब से वहाँ के सड़कें, वहाँ की स्कूल बिल्डिंग, ये सब निर्माण शुरू किया। लोगों को रोजगार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दें, जी तो लघु वनोपज के वैल्यू एडिशन के लिए हमने आगे काम किया, तो लोग उसमें इंगेज होना शुरू किए। तो विकास भी, विश्वास, विकास, तो फिर उसके बाद सुरक्षा। तो मान लो जो नक्सली हैं वो सरेंडर करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो उसे गिरफ्तार करो और यदि गोली चलाते हैं फिर इनकाउंटर करो, उनको गोली जाओ फिर गोली देना। हमारे जवान अंत में फिर वही बचता है। तो इसलिए इन 2 वर्षों में बहुत कम घटनाएं हुई जी। एक आध 2 घटनाओं को छोड़ दें तो बचत घटनाएं उतनी नहीं हुई और न ही नक्सली के नाम से आदिवासियों की गिरफ्तारी हुई जी। तो उससे विश्वास बढ़ा है और इस कारण से जो नक्सली हैं वो फिर पीछे हटते गए और जो आदिवासी वो खुलकर अब सामने आ रहे हैं कि नहीं, हमें विकास के साथ जुड़ना है, मुख्य धारा में हमें आगे बढ़ना है और हमारे बच्चों को हमें पढ़ाना है। इन सब चीज़ों को लेकर वो सामने आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जहाँ बच्चों की पढ़ाई की बात आई तो एक जो योजना थी पढ़ाई तुहर द्वार, जिसकी चर्चा भी पूरे देश में हुई जी। और उसके साथ एक और आपकी एक योजना है जिसमें अब ग्रामीण क्षेत्र में जो जैसे धमतरी जैसे क्षेत्र हैं, जो कुछ ग्रामीण हैं कुछ शहरी हैं, ऐसे अर्ध ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल आपने शुरू करने की जो योजना है, तो उससे बच्चों को कितना फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो पढ़ाई तुम्हार द्वार, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा और प्लस उसके बाद फिर इस योजना के बारे में। कोरोना काल में सभी विभागों को हमने समीक्षा की, अलग अलग विभागों की समीक्षा करते रहे कि आखिर हमारी योजनाओं किस प्रकार से संचालित करना है, उसके बारे में फिर निर्देश भी देते गए। शिक्षा विभाग की जब समीक्षा की तो आखिर बच्चों पढ़ाई कैसे की जाए, उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, घर में बैठे बैठे परेशान हो गए, माता पिता भी आखिर घर में बच्चों कितना देर तक संभाल के रखेंगे। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फिर बात आई कि उन बच्चों को घर में ही पढ़ाया जाए। तो उसकी योजना ऑनलाइन ऑफलाइन बुलटू की गोट जो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो हम लोगों ने उसके फिर प्रोग्राम बनाया। अब प्रोग्राम बनाया तो इतना लोकप्रिय हुआ, पढ़ाई तुम्हार द्वार, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई और उससे बच्चे लाभान्वित भी हुए। अब कुछ ऐसी कहानियां तो हमने अपने दूरदर्शन समाचार में भी चलाई हैं अलग अलग क्षेत्र की, जहां एक शिक्षक खुद जाता है और बच्चों के मोहल्ले पहुंचती है, घंटी बजाता है, अपनी बाइक में ही वो एक स्क्रीन रखता था और वहीं से पढ़ाता था वो। बिल्कुल, ये पूरे देश में वो मशहूर हुई बात। पूरा एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट हुए और जिसका लाभ मिला कि इस विपरीत परिस्थिति में भी हम अपना काम कैसे कर सकते हैं, शासन की योजना का लाभ किस प्रकार से हो, बच्चों को नुकसान किस प्रकार से ना हो। तो ये इस पे हम लोगों ने जोर दिया। दूसरा, इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू हम लोगों ने किया है। लगभग इस साल 52 स्कूल हमने चिन्हांकित किया और जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में सारी व्यवस्थाएं होती है वो सारी व्यवस्था हो, जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए उन टीचरों को वहाँ नियुक्ति किया जाए, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो हमारे शहर में जो जिनके आय बहुत कम है और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, जिसके सारे सैलरी है, सारे जो कमाई है महीने के, वो बच्चों पढ़ाई में ख़त्म हो जाता है, बहुत लोगों को फीस नहीं भर पाते। तो ऐसे बच्चों जो इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं, हम उनको अवसर देना चाह रहे हैं। और हमारे मतलब आज अंग्रेजी है वो वैश्विक भाषा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे भी यदि पढ़ लिख के तैयार होते हैं तो उनकी भाषा का ज्ञान होगा, तो देश के किसी कोने में हो, दुनिया में कहीं भी जाए, वो अपनी बात रख सकते हैं और पूरी दबंगाई से रख सकते हैं। बिल्कुल दबंगता से रख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इससे निजी स्कूलों पर एक जो उनकी निर्भरता होगी वो भी कम होगी और जो दूसरे बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं ज़्यादा फीस की वजह से निजी स्कूल में, वो भी अब आगे इंग्लिश माध्यम में पढ़ सकेंगे। प्राइवेट स्कूल में भी अब प्रतिस्पर्धा होगी, अच्छा से पढ़ाएं जी, तो जितना प्रतिस्पर्धा होगा उसका लाभ पूरे समाज को मिलेगा। एक जो मोनोपोली थी वो एक खत्म होगी प्राइवेट स्कूल। बिल्कुल सही बात जी। और जहाँ बच्चों की बात आई तो वहाँ स्वास्थ्य की बात भी ज़रूरी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो स्वास्थ्य को लेकर भी आपने कई योजनाएं शुरू की इस 2 साल के दौरान, चाहे वो दीदी दाई क्लिनिक हो या फिर और भी दूसरी जो योजनाएं डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नाम पे आपने शुरू की हैं, तो उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा। देखिए, स्वास्थ्य में हम लोगों ने जो काम किया
एक तो हाट बाजार क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्र जी, में, हाँ जी, निश्चित रूप क्योंकि अक्सर देखते हैं कि आदिवासी जो समाज है वो हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करते, लेकिन हाट बाजार जरूर जाते हैं जी, तो हाट बाजार में ही यदि हॉस्पिटल पहुंच जाए, डिस्पेंसरी पहुंच जाए, सारी सुविधाएं हो जाए तो वहाँ वो लोग कराते हैं और उसका लाभ मिला। उसका फ़ायदा ये हुआ कि बस्तर जैसे अंचल में हमेशा हर साल हम सुनते थे कि डायरिया से, उल्टी दस्त से लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग बीमार पड़े हैं, लेकिन पिछले साल इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई जी। एक बड़ी उपलब्धि। मलेरिया मुक्त बस्तर हमने अभियान, मलेरिया मुक्त बस्तर, तो उसमें करीब 65% की कमी आई जी। तीसरी बात, शहरी क्षेत्र में भी जो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, वो सुबह से काम में निकल जाते हैं, शाम तक आते हैं, तब तक कि वो फिर हॉस्पिटल जाना, मतलब जाने के उसके पास समय नहीं बचता जी। तो इसलिए शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना हमने शुरू की मुख्यमंत्री के नाम से, मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना, उसमें भी काफ़ी प्रतिसाद मिला। लेकिन देखें हम लोग कि महिलाएं फिर भी संकोच करती हैं, तो हमने प्रयोग के तौर पे दाई दीदी क्लिनिक योजना शुरू की, इंदिरा गांधी जी की जयंती से, इंदिरा जी की जयंती के अवसर पर। तो वो दाई दीदी क्लिनिक योजना में महिलाएं खुल के आ रही हैं और वो पूरा स्टाफ महिलाएं होती है जी, तो अपनी बात निसंकोच कह लेती हैं, उसका ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है, उसे और बढ़ाने की आवश्यकता है जी। और इन सब के बीच में एक जो अभी वर्तमान में एक सबसे अच्छी आपकी एक योजना आई है वो है राम वन पथगमन। उस योजना के बारे में अब जैसे कहा जाए कि उसको तो केंद्र ने भी देखा है और केंद्र ने भी उसको सराहा है, तो इस योजना के बारे में बताइए, क्योंकि 2 साल पूरे होने पर रामायण को लेकर कुछ अलग अलग जगह रथ भी निकालने की आपकी योजना है इस राम पथगमन को, और इससे पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिलेगा? पूरे छत्तीसगढ़ में पर्यटन के मामले में कहें तो ये पूरा अछूता है, अनटच्ड है जी, किसी की निगाह पड़ी नहीं है। इतनी खूबसूरती यहाँ छत्तीसगढ़ में जी पड़ी हुई है, चाहे प्राकृतिक रूप से कहें, चाहे सांस्कृतिक रूप से कहें या ऐतिहासिक रूप से कहें। हमारा सिरपुर का जो बौद्ध कालीन जो बना हुआ है जी, वो फिर दूसरा आप देखेंगे बहुत सारी गुफाएं हैं हमारे यहाँ, गुफाएं हमारे नाट्यशाला 5000 साल पुराना, ये सब चीज़ विश्व मानचित्र में नहीं आया है जी। राम वनगमन पथ में भी भगवान राम जब को वनवास हुआ तो यहीं से बहुत समय यहाँ गुजारे हैं अलग अलग जगहों में जी। तो वो उन सब जगह में कहीं पे मंदिर बना हुआ है, कहीं और कुछ बना हुआ है, उन सब चीज़ों को जोड़ते हुए एक राम वनगमन पथ करीब 1400 किलोमीटर का है जी। उसके माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उस रास्ते से गुजरे तो लोगों को लगे कि हम उस रास्ते से जा रहे हैं जहाँ भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी इस रास्ते से गुजरे हैं। एक भावनात्मक लगाव की बात। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सब कार्य हम लोग कर रहे हैं। देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कराया था 3 दिन का, और वो पूरे देश में बड़ा लोकप्रिय हुआ था और विदेशी टीम भी हमारी छत्तीसगढ़ में आए हुए थे। 3 दिन तक एक अद्भुत वातावरण था। उसी प्रकार से आप देखेंगे युवा महोत्सव हम लोगों ने किया, आयोजन किया, पूरे प्रदेश भर के हजारों बच्चे यहाँ आए थे तो एक दूसरे को समझने जानने का। हम रायपुर में रहते हैं लेकिन सरगुजा के जो पर्यटन स्थल के बारे में नहीं जानते, बस्तर के बारे में नहीं जानते और एक दूसरे को पहचानते भी नहीं, तो सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए। कोई जो बस्तर के हैं उसको सरगुजा के बारे में बता रहे हैं, सरगुजा के बच्चे हैं उसको राजनांदगांव बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आदान प्रदान होता है, तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने जुलने का मौका मिला, एक दूसरे को जानने पहचानने का मौका मिला जी। और बघेल साहब, आपने इतनी सारी जानकारी दी हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से। थोड़ा सा समय था आपने, लेकिन पूरे विस्तार से हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे एक बार फिर आपको आपके 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से 2 साल के दौरान श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारा प्रदेश फला फूला, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में भी इसी तरह से हमारा प्रदेश दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करता रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।